अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो भी आपने वीडियो हमें सजेस्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी होगी, सजेस्ट कर दिया करें लिंक के साथ, ताकि हमें वीडियो ढूंढने में आसानी हो। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियंस और पाकिस्तानीज। ये देखो, अभिजीत चावड़ा, जियोपॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ। अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस। हम सिविलाइज तरीके से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है। ये सच नहीं है। हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं। अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीज़न फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई हाँ। और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल। पॉपकॉर्न। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा के साथ एक और जियो पॉलिटिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये पार्ट 2 है हमारे जियो पॉलिटिक्स स्पेशल का, इंडिया पाकिस्तान स्पेशल एपिसोड का। पहले हमारी इंटेंशन ये थी कि इस इंडिया पाकिस्तान एपिसोड को डिवाइड ना करें। एक ही एपिसोड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमने सोचा था कि बात करेंगे, पर अभिजीत चावड़ा सर की नॉलेज ही इतनी ज़्यादा है कि वी हैड टू डिवाइड इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एपिसोड बन चुका था। आई डू रेकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देखें, जहां हमने महात्मा गांधी की बातें करी और मोहम्मद अली जिन्ना की बातें करी और बहुत कुछ हार्ड हिटिंग टॉपिक्स पर टच अपॉन किया। आई होप यू एन्जॉयड दैट एपिसोड। पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बातें करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद क्या हुआ जानेंगे इस एपिसोड में। अभिजीत चावड़ा ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, इस जियो पॉलिटिक्स के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड के प्रीक्वल में हमने प्री इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें करी। हाँ। और 1947 में दोनों देशों का माहौल क्या था, इन चीज़ों के बारे में बातें करी। आई एम श्योर कि लोगों ने उस एपिसोड को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखा होगा, एंड आई एम श्योर वी हैव ऑफेंडेड पीपल इन दैट एपिसोड, पर आई थिंक दिस एपिसोड विल ऑफेंड इवन मोर पीपल। आई एम श्योर इट विल, क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स का पर्पस यही है कि हमें ऑडियंस को ये बताना है कि उनकी हिस्ट्री बुक्स शायद से कुछ एरियाज में गलत हो सकती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, जो आज के न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं वो भी शायद गलत हो सकते हैं। मोर ओवर, जो आपके ओपिनियंस अबाउट द फ्यूचर वो भी गलत हो सकते हैं एज इंडियन एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये पॉडकास्ट ना ही इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तानी सिटीजन्स के अगेंस्ट है। पहले हम एक ही हुए करते थे, आज भी यहाँ के सिविलियंस, पाकिस्तान के सिविलियंस एक जैसे ही है। पर पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, जियो पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, तो आज इन दोनों देशों में बहुत कुछ हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट द कश्मीर सिचुएशन, इट इज़ ऑल्सो कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर के इम्पैक्ट्स क्या है हमारे दो देशों पर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे सर। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? 1947 से करें? चलिए 1947 से ही लेते हैं। तो इस वर्ष में दोनों देशों का जन्म हुआ, सो टू से, एज मॉडर्न नेशन स्टेट्स। पहले एक ही भारतवर्ष था, अब उनका बंटवारा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया, एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर आगे बढ़ी कहानी। तो हमारे भारत में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान में जिन्ना जी शुरुआत में थे, उसके बाद और भी लोग आए। तो इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या हुई इन दोनों देशों की वो हम देखेंगे। तो भारत को उस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जियोपॉलिटिकली एक मेजर प्लेयर बनने की, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन था, बहुत पोटेंशियल दिख रहा था सबको भारत के अंदर। तो उस समय जो 1950s में यूएसए और यूएसएसआर ने भारत को वो चाहते थे दोनों कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहे ग्लोबल अफेयर्स में। उस समय कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो यूएसए और यूएसएसआर अपोजिट
कैंप्स में थे, फिर भी दोनों चाहते थे कि भारत एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो इस ऑफ़र को भारत को किया गया 2-3 बार कम से कम। 1950 में शायद यूएस ने किया था, 1955 में यूएस और यूएसएसआर दोनों ने किया था, लेकिन हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने फॉर व्हाटएवर रीज़न मना किया, इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ चाइना को पहले दीजिए, चाइना को पहले बिठाइए, फिर हमें हमारी बात करते हैं। उनका लॉजिक क्या था अकॉर्डिंग? मुझे आज तक पता नहीं उनका लॉजिक क्या था। उनके इंटेंशंस क्या थे? उनके इंटेंशंस हिंदी चीनी भाई भाई के थे, और शायद चाइना को बड़ा भाई समझते थे। मुझे पता नहीं उनका एग्जैक्टली क्या मोटिव था ये करने का, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि प्रायोरिटी आप चाइना को दीजिए, भारत को बाद में दीजिए। अब चाइना में सिचुएशन क्या थी? चाइना में उस समय माओ त्से तुंग स्ट्रॉन्ग मैन थे, और चाइना को नया नया इंडिपेंडेंस मिला था जो उन्होंने छीन के लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंतांग को हराकर पावर कैप्चर किया था। चाइना पूरा टूटा फूटा देश था और वो रीबिल्डिंग चालू था उस समय। और माओ त्से तुंग वॉज अ वेरी क्लियर गाय, उनको बहुत क्लैरिटी थी कि किस दिशा में उनके देश को लेके जाना है। वो दिशा अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है, लेकिन वो क्लियर थे कहाँ जाना है। नेहरू जी बहुत क्लियर थे कि हमें कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी को कुछ नहीं बढ़ाएंगे, हम जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड हो जाएंगे फॉर वॉट एवर रीज़न, और पता नहीं और क्या क्या। तो अमेरिका ने बहुत प्रयास किया भारत को कन्विंस करने को कि भाई आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। यूएसएसआर ने भी वो इन्विटेशन दिया, भारत ने मना किया। फिर अर्ली 1960 या 61 में श्री कैनेडी ने भारत को ऑफ़र किया कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, आप एशिया के पहले देश बन जाइए जो न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड यू विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो नेहरू जी गुस्सा हो गए कि हम तो क्या बोलते हैं नॉन वायलेंट देश है, हम इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। उसके बाद यूएस का और भारत का पूरा ब्रेकअप हो गया एसेंशली, लाइक यू वुड से, और यूएस समझ गया कि भारत को बिल्कुल भी, मतलब नेहरू जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पावर में और प्रोग्रेस में। और फिर एज वी नो कि 1960 ये ऑफ़र मना करने के 2 साल बाद ही, 1-1.5 साल बाद ही इंडिया चाइना वॉर हो गया। अगर उस समय भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करता भारत पर। एनीवे, ये सिचुएशन था। फिर भारत का उनका समझ गया कि कुछ चाहता नहीं है भारत, फिर वो पाकिस्तान की तरफ गए, यूएस। और उस समय पाकिस्तान भी बहुत ही वो भी पार्टीशन से निकल चुका था देश, और इतना कुछ उसका अच्छा चल नहीं रहा था। तो यूएस ने पाकिस्तान को वो किया और अच्छे रिलेशंस बनाए, और इवेंचुअली 1970s में अगर आप जाएंगे तो यूएस और चाइना का जो राप्रोचमेंट हुआ, उस समय पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट मीडिएशन का रोल उसमें प्ले किया था। और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, किसिंजर और निक्सन ने। और वो जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल, मिनिमम 1 मिलियन पीपल मारे गए। उनको कुछ देवर ओके विद इट, बिकॉज भारत उनका भी एडवर्सरी हो गया था, क्योंकि भारत उस समय यूएसएसआर के कैंप में चला गया था। सो पाकिस्तान वाज फर्मली इन द यूएस कैंप, भारत फर्मली यूएसएसआर के कैंप में था। आई थिंक ऑडियंस को यूएसएसआर की सिचुएशन भी थोड़ी समझानी चाहिए। हाँ। कि बिकॉज दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्टोरी। जो इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए, वहाँ भी एक कोल्ड वॉर का एलिमेंट डेफिनेटली था। तो पहले आप वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर का एंगल भी समझा दो। जी ज़रूर। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और इमीडिएटली कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय इतना समझ गया था पूरे दुनिया को कि 2 बड़े पावर्स हैं, एक है यूएसएसआर, दूसरा है यूएस। और वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा पावर यूएस था, ना कि जर्मनी या फ्रांस या यूके। यूएस सबसे बड़ा पावर था, क्योंकि उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन जर्मनी में था और इटली में भी था। तो फिर ये दोनों अभी टेरिटोरियल एक्सपांशन करने लगे। सो उसके लिए आयरन कर्टन आ गया, ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़, वॉर्सो पैक्ट का कंट्रीज़ हो गया जो यूएसएसआर के कैंप में थे यूरोप में, और बाकी नेटो और ईयू हो गया, इवेंचुअली ईयू भी बना हुआ। तो ये 2 बड़े कैंप्स हो गए, और इन दोनों में हॉट वॉर तो नहीं था, लेकिन कंप्लीट कोल्ड वॉर था। मतलब फुल एस्पियोनाज चल रहा था, सबोटाज चल रहा था, और एक दूसरे को इकोनॉमिकली आउटपेस करने की कोशिश थी, स्पेस रेस भी था, बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग एंगल थे इसमें। मतलब युद्ध नहीं कर रहे थे, पर अलग तरीकों से पैसों के युद्ध कर रहे थे, वेपन्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे, युद्ध बाय अदर मीन्स कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर हॉट फायरिंग, काइनेटिक फायरिंग। तो इसमें फिर ये पूरा जो सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली स्प्रेड हो गया था, क्योंकि
चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना एक उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था, और माओ त्से-तुंग स्टालिन के बहुत बड़े एडमायरर थे। तो यूएसएसआर और चाइना का उस समय काफ़ी क्लोज रिलेशन था कुछ समय के लिए, अनटिल मिस्टर स्टालिन डाइड। और जापान यूएस कैंप में था क्योंकि वो यूएस ऑक्यूपेशन में है। कोरियन वॉर हो गया तो नॉर्थ कोरिया चाइनीज़ कैंप में चला गया, साउथ कोरिया यूएस कैंप में चला गया, और फिर वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपको समझेगा। तो वियतनाम में भी कम्युनिस्ट थ्रेट दिख रहा था यूएस को, तो वो वहाँ चले गए, इवेंचुअली वो वहाँ से हार के आए। और सिमिलरली इंडिया सोवियत कैंप में था बिकॉज मिस्टर नेहरू को यूएसएसआर ज़्यादा पसंद था, ही वॉज अ फेबियन सोशलिस्ट। और पाकिस्तान पैसे के लालच में यूएस कैंप में चला गया क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल रहा था। और जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट कैनेडी ने भी एक ऑफर किया था नेहरू को, इट वाज अ वे टू गेट इंडिया इनटू द यूएस कैंप। डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि यूएस उस समय कम्युनिज्म को बहुत बड़ा थ्रेट परसीव कर रहा था। आई थिंक कोल्ड वॉर का लॉजिक ही ये था कि डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म की फाइट थी। यस, हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, नहीं हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर, हमारा वे ऑफ लाइफ बेटर है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ बेटर, किसका बेटर है? सो पब्लिक के सामने इट इज़ कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का वो ब्लैक एंड वाइट, गुड वर्सेस बैड ऐसा पोर्ट्रे करना पड़ता है। तो ये था, बट एक्चुअली इट वाज अ बैटल ऑफ एम्पायर्स। दो एम्पायर्स थे, कौन सा एम्पायर वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा? ईगो बैटल, ईगो एंड मटेरियल कंक्वेस्ट एंड मटेरियल कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ वेल्थ, ऑफ टेरिटरी। एक्चुअल वो बैटल था, और टेक्निकली यूएस जीता। इवेंचुअली यूएस जीता 1991 में। यस, आई मीन लेट 80s अर्ली 90s में यूएस इवेंचुअली जीत गया। दे वर एबल टू इंजीनियर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर। कमिंग बैक टू इंडिया सर, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी चाहिए आई फील, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन आउटकम इन सम वेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कि कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है और इतने सालों से चल रहा है। दोनों देशों के टेक्स्ट बुक्स में कश्मीर के अलग अलग मैप दिखाई जाते हैं। पाकिस्तानी सिविलियंस एक मैप को मानते हैं, इंडियन सिविलियंस एक मैप को मानते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पेशली पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था? पार्टीशन के समय ये हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया था कि आप इंडिपेंडेंट रहो या फिर इंडिया में आओ और फिर पाकिस्तान में रहो। तो सरदार पटेल ने सबको यूनिफाई करके कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक यूनिफाई किया इंडिया के अंदर। अब कुछ स्टेट्स थोड़ा सोच रहे थे, डिले कर रहे थे। तो ये जो महाराजा थे हरी सिंह जी कश्मीर के, वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है, एक्सेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं शायद उसको साइन किया, एंड ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, महाराजा हरी सिंह जी। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने आक्रमण किया, जो रेंजर्स भेजे और कबीले वाले भेजे और पता नहीं क्या क्या इरेगुलर ट्रूप्स भेजे, और मीरपुर और जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भयानक अट्रोसिटीज़ की, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया, मे बी मोर देन दैट। और ये सब शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया, एंड देन दे इंसाइटेड द पाकिस्तानीज टू टेक ओवर। और भारत का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन भारत की आर्मी इन्वॉल्व हो गई और वापस आगे बढ़ने लगी। फिर किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ, अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, हम सिविलाइज तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ अपने ट्रूप्स उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से, और फिर कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब रेफरेंडम कि आपको कहाँ जाना है। फर्स्ट कंडीशन, पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स दैट आर इन ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पाकिस्तानीज बोलते हैं कि आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते, यूएन रेजोल्यूशन ने कहा गया है रेफरेंडम कीजिए, लेकिन वो कन्वीनियंटली इस बात को साइडलाइन करते हैं कि पहला कंडीशन है आप पहले वहाँ से विड्रॉ कीजिए। सो दैट इज़ द रूट ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू जी ने फॉर सम रीज़न इंडियन आर्मी को आगे जाने नहीं दिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता उसी समय। तो ये सब है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है, ये सच नहीं है। अगर कल हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं, पाकिस्तान विल नेवर बी हैप्पी अंटिल दे डिस्ट्रॉय इंडिया। उनका लॉन्ग टर्म प्लान यही है, उनके जनरल्स का, उनकी आर्मी का, क्योंकि अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीज़न फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी।
उनका लेजिटिमेसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भारत इज़ ए एनिमी। तो ऐसा वो बार बार बोलते रहे हैं। आर्मी के नैरेटिव का नैरेटिव है ये। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे दुबई में काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई मिले जिनके साथ मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू अस एज एन अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि भारत में द आर्मी सर्व्स एज द आर्मी, वहाँ the Pakistani army also serves as the governing body and owns businesses and owns a lot of other things. बहुत कुछ है, बहुत पोल खुलने की बात है इनकी। बहुत कंट्रोल है आर्मी का, and I think the control is due to power and power is not demanded, it is commanded. तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि power is not demanded, it's commanded. I feel कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को, जैसे कि एक पूरे देश के पॉपुलेशन को, एक देश के मासेस को कंट्रोल करना है, तो आपको एक स्टोरी बनाने की ज़रूरत होती है, एक ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत होती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट यू सेड कि शायद ये कंजेक्चर है, बट शायद पाकिस्तानी आर्मी इंडिया को एज द एनिमी पोर्ट्रे कर रही है पूरे देश के सामने, और वहाँ के मीडिया को भी शायद कंट्रोल कर रही है। इसे मीडिया भी कह रहा है कि हाँ इंडिया अपना दुश्मन है, एंड that is what's continuing the conflict. Yes. To maintain the power of the Pakistani army. Yes, it is the lie that they have been spreading since day one, since 47, कि इंडिया हमारा existential threat है। जब तक भारत एक यूनिफाइड कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, वी कैन नेवर लिव इन पीस। ये अपने सिटीजन्स को बार बार 1947 से आज तक यही कहानी हर रोज़ दोहरा रहे, वाया द मीडिया, वाया द न्यूज़पेपर्स, वाया टीवी, वाया ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो ये बात है। अभी जो पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के देश के ऊपर, इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, फोर्स, उनके पास मैन पावर है, दे हैव ऑल द वेपन्स एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, ये पहली बात है। दूसरा है पावर ऑफ नैरेटिव, और तीसरा है पावर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स चेंज किए हैं और सब कुछ, ज़ियाउल हक के समय से पूरा कंट्री रेडिकलाइज कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव यूज्ड पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को पैसिफाई और कंट्रोल करने के लिए। और जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति पाकिस्तान में भी है वो दिखता है, दे नो दिस, बट दे कैन नॉट स्पीक इट अप, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ। बाहर जाके शायद बोलेंगे अगर उनको डर नहीं है तो ये बात है। तो दिस इज़ द नैरेटिव। इन इंडिया द नेशन हैज़ एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज़ अ नेशन। उल्टा है, दे ओन द नेशन एंड द पीपल आर जस्ट वेल पपेट्स। ये सिचुएशन चेंज होगी आपके अकॉर्डिंग? ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बड़े पावर्स ऐसा सिचुएशन चाहते हैं। अमेरिका, मोस्टली अमेरिका था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले भारत को वो किया था, भारत ने मना किया, रिबफ किया उनको, फिर उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाए, एंड सिंस देन पाकिस्तान हैज़ बीन अ क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूएस। तो पाकिस्तान एसेंशियली एक यूएस टूल था टू यूज़ अगेंस्ट इंडिया, टू यूज़ अगेंस्ट द यूएसएसआर ऑल्सो इन अफगानिस्तान। तो ये जियो पॉलिटिक्स चल रहा था। अभी रिसेंटली यूएस अफगानिस्तान से निकल गया और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं अभी। तब से पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट हो गया है। सो पाकिस्तान इज़ अ टूल इन अदर कंट्रीज आर्मरी टू यूज़ अगेंस्ट इंडिया। भारत को दोनों देश बड़ा और पावरफुल देश देखना नहीं चाहते हैं, तो भारत को परमानेंटली डिस्टेबलाइज और ऑफ बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान बहुत वैल्यूएबल एसेट है उनके लिए। जब तक पाकिस्तान का ये वैल्यू है तब तक ये आर्मी को सपोर्ट मिलता रहेगा बाहरी देशों से, बड़े देशों से, और इसीलिए पाकिस्तान आज एक न्यूसेंस है भारत के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूसेंस। हम जो बात कर रहे थे कि 1970s में ये होने लगा, लेट्स गो बैक टू द टाइमलाइन एंड देन काइंड ऑफ गेट अ रिकैप ऑफ कि 70s और 80s और 90s में हुआ क्या। तो 70s में एज वी नो 71 का वॉर हुआ, इट वाज अ डिज़ास्टर पाकिस्तान के लिए, बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी। ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स ने मैसिव सरेंडर किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश अलग हो गया, बच गया वो पाकिस्तानियों से, ठीक है। उसके बाद 1974 में फॉर सम रीज़न भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। लेकिन फिर हमने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिठा दिया, शेल्व कर दिया। हमारे लीडरशिप ने कहा कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। फिर जब भारत ने ये किया तो पाकिस्तानी लीडरशिप उस समय कौन थी, भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने कहा कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, हमको घास खाना पड़े तो घास खाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन अक्वायर करेंगे। और फिर इस क्वेस्ट में उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको हेल्प किया। उनका ये साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, AQ खान, डॉक्टर AQ खान।
वो कहीं से ब्लूप्रिंट्स लेकर आ गया, सेंट्रीफ्यूजेस के, रिएक्टर्स के, व्हाटएवर, और फिर कहीं से फिसाइल मटेरियल मिला उनको, यूरेनियम टू whichever one it was, and they were able to acquire the components, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने के लिए। काहूता रिएक्टर बनाया उन्होंने, उसमें चाइनीज़ हेल्प भी था, उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के थ्रू भी मिली, बहुत कुछ ये सब प्रोलिफरेशन हुआ, और वेस्ट को ये सब मालूम था। वेस्ट मतलब यूएस। अभी लेट 1970s या लेट 1970s में ज़िया उल हक ने कू किया पाकिस्तान में। ज़िया उल हक एक पाकिस्तानी जनरल था आर्मी का, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आउस्ट किया और उसको हैंग कर दिया फॉर वॉट एवर रीज़न, एग्जैक्टली क्या एक्सक्यूज़ था डजेंट मैटर, उसको हैंग कर दिया। और फिर उसने क्या किया कि वो यूएस का बहुत बड़ा क्लाइंट बन गया। यूएस ने उसको थोड़े पैसे ऑफर किए, उसने बोला व्हाट इज़ दिस इज पीनट्स, आई नीड द रियल मनी, एंड देन ही वाज एबल टू एक्वायर गुड बिग मनी फॉर पाकिस्तान फॉर हिमसेल्फ इन हिज आर्मी। एंड उसके बदले में उसने ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप शुरू किए टू ऑफसेट द यूएसएसआर's एक्टिविटीज़ इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान लिंचपिन बन गया इन द ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द यूएसएसआर's ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। तो ये 10 वर्ष के आसपास अफगान वॉर चला, जिसमें इवेंचुअली यूएसएसआर को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उनका बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें, बट यूएस ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया, आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी, वॉट एवर दे नीडेड, सब कुछ दिया। तो ये 1980s की बात है, और उस समय इतना सारा यूएस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया से बहुत अधिक अच्छा हो गया। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक रीजनेबली हाफ डेवलप्ड कंट्री। रास्ते अच्छे थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे थे, सब अच्छी अंग्रेजी बोलते थे वहाँ पे, स्कूल्स बड़े अच्छे थे वहाँ के। भारत की तो टूटी फूटी हालत थी उस समय, राइट। तो ये 1980s में पाकिस्तान इतना रीजनेबली डेवलप हो गया था। फिर क्या हुआ कि ज़िया उल हक साहब ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा रेडिकलाइज कर दिया, और सब बच्चे उल्टी दिशा में जाने लगे। So no science, no progress, go back to fundamentalism, to feed the mujahideen factories, to feed the Taliban बाद में आता है, लेकिन terrorism factories, जो बाद में इंडिया में डाइवर्ट हो गया। So ज़िया उल हक साहब 1980s में कभी तो मरे, लेट 1980s में। फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तालिबान खड़ा कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने। तो ज़िया उल हक का देहांत कुछ लेट 1980s के आसपास हुआ। उनका प्लेन एक्सप्लोड हो गया, उनके प्लेन में एक मैंगोज़ का क्रेट था, वो क्रेट एक्सप्लोड हो गया फॉर सम रीज़न। आपको क्या लगता है? यूएस, उस प्लेन में यूएस एम्बेसडर भी था, सैक्रिफाइस। सो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ज़िया उल हक, और फिर बेनज़ीर जी आ गई एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP। But why did they want to get rid of Zia ul Haq? Maybe he had outlived his utility. You don't want somebody to be too entrenched in power, especially when he is a client. कोई नया लाओ, अभी जैसे इमरान खान का हुआ वैसे ही। इंडिया में क्या हो रहा था Zia ul Haq के टाइम पे? इंडिया में उस समय पहले इंदिरा जी थी, फिर उनका असैसिनेशन हो गया, फिर राजीव जी आए, फिर उनका भी असैसिनेशन हो गया। फिर ये कुछ वर्ष तक ये सब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आए गए। देवेगौड़ा जी आए थे, आई के गुजराल जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, सब 2-3 महीने आते रहे, और कुछ पूरा इंडिया डिसरे में आ गया। नो प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, नो प्रॉपर इंटरनल पॉलिसी। उस समय कश्मीर में फुल स्केल टेररिज्म शुरू हो गया 1989 ऑनवर्ड्स, जो बेनज़ीर जी ने किया एज एन एजेंट ऑफ द यूएस। तो ये सब चल रहा था उस समय। फिर कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया बाय द अर्ली 90s। सो यूएस वाज द ग्लोबल सुपर पावर देन। पूरा ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, और ये फिर जो चाहते थे कर सकते थे। तो पाकिस्तान उस समय फुल्ली टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में चला जा रहा था, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो ऑनवर्ड्स। तालिबान का उन्होंने क्रिएशन किया, विच वॉज यूज टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड कॉन्कर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को उन्होंने कॉन्कर किया वाया द तालिबान फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ताकि इन अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया दे कैन यूज द अफगान्स एज कैनन फॉडर। ये उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, इसके लिए तालिबान उन्होंने बनाया। और दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव था तालिबान बनाने के लिए, ताकि पश्तून नेशनलिज्म को सबड्यू करे एंड मेक इट अ रिलीजियस थिंग, नॉट अ पश्तून थिंग। इस पर एक पूरा पॉडकास्ट बनाया हमने। हाँ, हमने किया था। अफगान क्राइसिस हो रही थी, तो हाँ। अगर लिसनर्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो जाके सुनिए इसके बाद, क्योंकि इस पॉडकास्ट की सिर्फ शुरुआत हुई है। कंटिन्यू। हाँ, तो ये 90s की बात है। तो तालिबान
खड़ा हो गया और भारत में फुल टेररिज्म चल रहा था कश्मीर में, और फिर आगे भी अलग अलग जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए बहुत सारे सिटीज़ में, और भारत का इंटरनल सिक्योरिटी उस समय अच्छा नहीं था. द गवर्नमेंट वॉज डूइंग अ वेरी बैड जॉब अनफॉर्चुनेटली. तो ये 90s की बात है. उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो अटल जी आते हैं एज प्राइम मिनिस्टर. उनका फर्स्ट टर्म तो कुछ दिनों का ही था, फिर वापस सेकंड टर्म में आए वो, और आते ही उन्होंने 5 टेस्ट्स कर दिए, न्यूक्लियर टेस्ट. और फिर पाकिस्तान ने अपनी भी पोल खोल दी, उन्होंने भी 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए. तो उनके पास काफ़ी समय से थे न्यूक्लियर वेपन्स. और ये यूएस और चाइना ने जानबूझकर उनको ये अक्वायर करने दिया था. सो दे अलाउड द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इनटू पाकिस्तान. मतलब चाइना का भी एक राइज हो रहा था. चाइना धीरे धीरे उस समय राइज हो रहा था. यस, चाइना बहुत चुपचाप से राइज कर रहा था. डेंग शाओपिंग ने कहा था कि हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम. चुपचाप काम करो लेकिन कुछ दिखाओ मत उस समय. तो चाइना का उस समय राइज हो रहा था, बट चाइना का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है. तो उन्होंने उस समय से ही पाकिस्तान को असिस्ट किया था इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. कुछ कंपोनेंट्स वेस्ट से आए थे, कुछ चाइना से आए. आई थिंक चाइना ने एक्चुअली पूरा एक उनको न्यूक्लियर वेपन का टैक्टिकल बॉम्ब का मॉडल एक ब्लूप्रिंट दिया था, जिसको उन्होंने लॉपडोर ने तिब्बत में टेस्ट किया था. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, अलग अलग हिस्से लगते हैं. हाँ. कुछ हिस्से वेस्ट से आए, यूएसए से आए, कुछ हिस्से चाइना से आए. हाँ. पर क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से हिस्से लिए, डिड इट अपसेट यूएसए? आई थिंक यूएस वॉज ओके विद दैट. उस समय यूएस ये ड्रीम वर्ल्ड में था कि चाइना जैसे प्रॉस्परस होगा वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएगा. ऑफ कोर्स 1989 में तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था, लेकिन फिर भी यूएस होप कर रहा था कि एज चाइना राइजेस इट विल बिकम डेमोक्रेटिक, एज द पीपल बिकम प्रॉस्परस. दैट नेवर हैपेंड. मतलब वो चाइना को एक कॉलोनी बनाना चाहते थे, इकोनॉमिक कॉलोनी बनाना चाहते थे. इवेंचुअली लॉन्ग टर्म प्लान वही रहेगा, बट ये तो बड़ा मॉन्स्टर बन गया. ये बात थी. सो चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑल्सो. उस समय भारत अपना पहला मिसाइल प्रोग्राम, अपने इनिशियल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा था. पृथ्वी 1 मिसाइल जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, उसका रेंज कुछ 200 किलोमीटर ऐसा कुछ तो है. देयर वाज द बेबी स्टेप्स ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. फिर 90s में अटल जी आए और ये सब हुआ, और भारत ने फिर अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम डेवलपमेंट आगे बढ़ाया. अग्नि मिसाइल सीरीज शुरू हो गया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड सो ऑन. पृथ्वी के भी अलग अलग इटरेशंस आए, और अटल जी के समय पर भारत की इकोनॉमी अच्छी होने लगी. फिर अटल जी हार गए, फिर 10 वर्ष दूसरा रेजिम आया, तब भारत की इकोनॉमी फिर से डूब गई. और पाकिस्तान में फिर क्या था, टर्मोइल था. कुछ वर्षों तक नवाज शरीफ थे एज प्राइम मिनिस्टर. फिर ये मुशर्रफ जी आ गए. आई थिंक वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट कारगिल वॉर. हाँ, कारगिल वॉर, यस ऑफ कोर्स. अटल जी के समय पे हुआ था कारगिल वॉर. तो उस समय दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स थे, और पाकिस्तान ने कारगिल पर चढ़ाई कर दी. और हम पता नहीं, हमारा मोस्ट लाइकली इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमें मालूम नहीं पड़ा अंटिल इट वाज डन ऑलरेडी. फिर भारत को एक काउंटर अटैक करना पड़ा और हमने उनको हरा दिया. बहुत ही इनक्रेडिबल फीट ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी एंड ब्रेवरी, नो डाउट अबाउट इट. लॉट ऑफ पर्सनल ब्रेवरी भी था उसमें. लेकिन भारत ने एक चीज़ की कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया. हमने उनको पनिश नहीं किया इस चीज़ के लिए, सिर्फ बाहर निकाला, दैट्स इट. तो ये एक था, इट वाज अ वेरी डेंजरस फ्लैश पॉइंट. दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे. डिलीवरी मैकेनिज्म थे कि नहीं इफेक्टिव हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूक्स तो थे. तो ये एक बड़ा लो पॉइंट आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच में. उसके बाद सीज़ फायर हुआ, लेकिन बहुत टेंशन्स रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या नाम है इनका, नवाज शरीफ जी और अटल जी. फिर नवाज शरीफ को हटा दिया मुशर्रफ ने, और मुशर्रफ नया डिक्टेटर बन गया. वो आगरा आया था आगरा समिट के लिए, और कुछ उसका हल नहीं निकला मोस्ट लाइकली. नथिंग सिग्निफिकेंट केम आउट ऑफ दैट. फिर मुशर्रफ का राज रहा अंटिल 2007-8 और ऐसा कुछ. फिर बेनज़ीर जी वापस आई, उनका वहाँ पर असैसिनेशन हो गया. और फिर एज वी नो ये सब चला, और भारत में 2008 में मुंबई अटैक्स हुए और बहुत सारे अलग अलग बॉम्बिंग्स हुए. एंड वी वर नॉट डूइंग अ गुड जॉब. आवर गवर्नमेंट वाज डूइंग अ वेरी बैड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री. और पाकिस्तान एसेंशियली एक टेररिस्ट नेशन बन गया था बाय दैट टाइम. उनका पूरा एक्सपोर्ट, मेजर एक्सपोर्ट टेररिज्म ही था, राइट. उस समय इराक का वॉर हो गया था, और
अफगानिस्तान में यूएस इन्वेजन हो गया था, विच इज़ वाई पाकिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस उस समय इन दी 2000s, इवन द 2010s. जब तक यूएस का प्रॉपर प्रेजेंस था अफगानिस्तान में, दे नीडेड पाकिस्तान एज अ ट्रांजिट राउट एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. पाकिस्तान से वो ड्रोन अटैक्स भी करते थे सिविलियंस के, आई मीन टेररिस्ट के ऊपर एंड सो ऑन. और ये अटैक्स पाकिस्तान में भी होते थे फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल. बड़ा कम्प्लेक्स और कन्वोल्यूटेड सिचुएशन था ये. तो ये चल रहा था. फिर इफ़ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, मोदी जी आते हैं. उस समय नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने फिर से थोड़ा पीस ओवरचर्स किए मोदी जी ने. वो नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग में भी गए थे. तो मोदी जी ने बहुत प्रयास किए कि हम फिर से पीसफुल रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस बनाएं. लेकिन फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ फिर से इलेक्शन हार गए. क्या एग्जैक्टली हुआ था? हाँ, वो जेल गए थे कुछ समय के लिए. पूरा ये रिगमरोल होता रहता है. इट्स अ प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रोसेस. कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म ख़त्म नहीं करता है, कुछ न कुछ हो जाता है. तो मोदी जी ने प्रयास किए पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप करने की. फिर यूएस और अफगानिस्तान का डीकपलिंग होने लगा. फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए एज वी नो, क्योंकि पाकिस्तान ने उरी में अटैक किया था हमारे ऊपर. तो मोदी जी ने देखा कि हम ये कर सकते हैं. और फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ. उसके बाद वो एयरफोर्स वाला हुआ. अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया, लेकिन उसका भी प्लेन शूट डाउन हुआ. उसको पाकिस्तान ने पकड़ा, कब्ज़ा किया उसके ऊपर. लेकिन फिर भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कहा कि आप अगर 24 घंटे में वापस नहीं भेजते तो हम हमको साफ़ कर देंगे. सो दे वर फोर्स्ड टू सेंड बैक अभिनंदन टू इंडिया अनहार्म्ड. सो अभी इंडियन गवर्नमेंट का रवैया बहुत सिंपल है, वेरी क्लियर है. पाकिस्तान एक ही भाषा समझता है, हम उसी भाषा में बात करेंगे. द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड फोर्स, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू. आई थिंक सर इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट का जियोपॉलिटिकल सिनारियो समझाना चाहिए दोनों देशों का, कि इंडिया में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है. एक शॉर्ट समरी दे दीजिए, और फिर पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है. तो अभी इस समय भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, जो एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रही है. हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए. वी डोंट वांट फ्रेंडशिप्स, वी वांट अलायंसेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. अगर हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है देन वी विल वर्क टुगेदर. तो इस तरह से भारत अभी जियोपॉलिटिकली एक्टिव हो गया है. भारत एक वन ऑफ द 3 और 4 मेजर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पोल्स बन गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड में. तो भारत का अभी राइज चल रहा है, इकोनॉमिक राइज चल रहा है, और डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल ओवरऑल राइज चल रहा है. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है. उनकी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है. दे आर सफरिंग वेरी बैडली फ्रॉम इंटरनल टेररिज्म. इन्होंने इतने साल सांप पाल रखे थे, अब सांप उनको भी काटेंगे. जैसे हिलरी क्लिंटन जी ने कहा था कि इफ़ यू रेज स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड दे गोना कम बैक टू बाइट यू. तो अभी ये चल रहा है पाकिस्तान में. इमरान खान जी को अभी निकाल दिया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप. एक नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था और आर्मी ने कुछ नहीं किया ये रोकने के लिए. सो इमरान खान इज़ वेरी अनहैप्पी. अभी कोई नया, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. तो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल यूटिलिटी एज अ काउंटर बैलेंस टू इंडिया ही है, और कोई यूटिलिटी नहीं है. इट इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड इट इज़ अ गुड काउंटर वेट फॉर चाइना अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल्सो फॉर द यूएस. यूएस भी नहीं चाहता कि भारत बहुत अधिक प्रोग्रेस करे, लेकिन भारत अभी प्रोग्रेस कर रहा है. एंड देर इज़ नथिंग चाइना कैन डू टू स्टॉप इट और पाकिस्तान कैन डू टू स्टॉप इट. परहैप्स यूएस कुछ कर सकता है लॉन्ग टर्म में वो, लेकिन अभी यूएस को भी भारत की बहुत आवश्यकता है इन द एशिया पैसिफिक रीजन अगेंस्ट चाइना, क्वाड में एंड ऑल दैट. तो दैट दे कैन नॉट ऑल्सो मेक टू मेनी बिग मूव्स अगेंस्ट इंडिया. जो देश ओशंस को कंट्रोल करता है वो शायद इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, बहुत economies को भी कुछ कंट्रोल करता है. एग्जैक्टली बहुत कुछ. और अगर आप मैप को देखेंगे, भारत का एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में. इट्स अ पोजीशन ऑफ ग्रेट डोमिनेंस इन द रीजन. इतना लंबा पेनिनसुला है जो ऑल द वे नीचे जाता है साउथ में. पावरफुल पोजीशन है. इफ इंडिया कैन बिल्ड पावरफुल नेवी, इंडिया ऑटोमेटिकली सुपर पावर बन जाएगा. एटलीस्ट एक ग्रेट रीजनल पावर बन जाएगा. फॉर दैट वी नीड अ बिग इकोनॉमी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं. तो इसके लिए भारत अभी $3 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है. नेक्स्ट पड़ा हुआ है $5 ट्रिलियन. अल्टीमेट फर्स्ट गोल $10 ट्रिलियन का है, जो नेक्स्ट 10-15 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए. फिर हम बात करेंगे. फॉर दैट वी नीड पीस इन इंडिया. पाकिस्तान ऑब्वियसली पीस नहीं चाहेगा भारत. उनका आर्मी तो नहीं चाहेगा भारत को इतना राइज होते हुए देखने को. सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. क्लियरली ये डेकेड जो है 2020s, ये बहुत ही टर्बुलेंट डेकेड होने वाला है.
बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स होंगे। चाइना और यूएस एक बाइपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, और जब तक भारत है, फ्रांस है और रशिया है, तब तक बाइपोलर वर्ल्ड नहीं बन सकता, मल्टीपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स है। इंडिया और यूएस के बहुत सारे शेयर्ड इंटरेस्ट्स है, लेकिन डाइवर्जिंग इंटरेस्ट्स भी है। इन सम वेज भारत और चाइना के भी थोड़े थोड़े कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है। भारत और रशिया का बहुत सारा ओवरलैप है, भारत का और फ्रांस का बहुत ओवरलैप है, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं इस सिचुएशन का कैसे सबसे अच्छा फ़ायदा उठाऊं। वो उनकी आरबी और आईएसआई सोच रहे हैं, तो वो भी इस प्रकार से अपना कैलकुलेशन करेंगे और गेम खेलेंगे। शायद चाइना के साथ जाएंगे, शायद यूएस के साथ वापस चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग और क्या हो रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है और क्या सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में क्या बैलेंस है, उसके हिसाब से वो अपने मूव्स करेंगे। अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से, तालिबान की सिचुएशन की वजह से बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। शायद दोनों साइड की मीडिया ये अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही, तो आप रिपोर्ट कर लो क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। और मुझे जो न्यूज़ मिल रहा है ये एसेंशियली सोशल मीडिया से मिल रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे हैंडल्स एक्चुअल फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि आज ये हुआ इस जगह बलूचिस्तान में, और कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है जहाँ से ये सब एक्चुअल न्यूज़ मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सैनिटाइज्ड न्यूज़ मिलेगा आपको, लेकिन अभी रिसेंटली मालूम पड़ा एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था कि कुछ चाइनीज़ लोग थे जो कहाँ था, कराची में था क्या, जो उनका वैन आ रहा था और एक बलोची लेडी ने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा दिया, वो चाइनीज़ लोग भी मर गए। सो चाइनीज़ लोग को टारगेट कर रहे हैं बलोची लोग, आई मीन द बलोची पीपल आर टारगेटिंग द चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ जो प्रेजेंस है बलोचिस्तान में ये एक एक्सट्रैक्टिव प्रेजेंस है, इट्स ए कॉलोनियल प्रेजेंस, और पाकिस्तानी आर्मी भी कॉलोनियल प्रेजेंस है बलोचिस्तान में। सो बलोचिस्तान अभी काफ़ी हद तक अधिक इन्फ्लेम हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे एट्रोसिटीज़ कर रही है जो कभी कभी बाहर निकल के आता है, और बलोचिस्तान का जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका काफ़ी रेजिस्टेंस चल रहा है। क्या है BLA? BLA इज़ अ फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बहुत वर्षों से वो पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर एसेंशियली रैगटैग गेरिल्लाज, हिल्स में और छुप छुप के वो रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ नक्सलाइट्स हैं। नक्सलाइट्स तो बहुत पावरफुल थे इंडिया में, इन लोग के पास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास उतना पावर नहीं है, लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है, और प्रश्न ये उठता है कि उनको वेपन्स और अम्यूनिशन और सब कहाँ से मिल रहा है। द ओनली लॉजिकल आंसर इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, बिकॉज और कहाँ से मिलेगा। भारत और बलूचिस्तान का कॉमन बॉर्डर तो नहीं है, एक ही बॉर्डर है, 2 बॉर्डर है बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान। अब ईरान को बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आधा बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है आज। ये पूरा दूसरा पैंडोरास बॉक्स है। सो द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईरान इज़ एक्चुअली वेस्ट बलूचिस्तान, जो ईरान ने कब्जा किया है। वहाँ के लोग आपको हमारे जैसे दिखेंगे, ईरानियन जैसे नहीं दिखेंगे आपको। सो डेफिनेटली ईरान से उनको वेपन्स और एम्यूनेशन वो सब नहीं मिल रहे हैं, और सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं। सो ओनली एक ही ऑल्टरनेटिव बचा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से के थ्रू आ रहा है। और अफगानिस्तान में किसका राज है? तालिबान का। तो तालिबान क्यों बलूचिस्तान BLA को सपोर्ट कर रहा है और उनको सप्लाईज दे रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। और कहीं से तो आ नहीं सकता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कहेंगे तालिबान इज़ वेरी एंटी इंडिया, लेकिन सत्य ये है कि दे डोंट हेट इंडिया, दे डोंट लव इंडिया। The Taliban has no love for India, but they have no hatred for India also. क्योंकि पिछले 20 वर्ष में भारत ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जो जनता को जिसका लाभ जनता को मिला, पॉलिटिशियंस को नहीं। जो US ने इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, ये सब वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस के जेब में गया, वो सारा पैसा। जो भारत ने इन्वेस्ट किया पैसा अफगानिस्तान में, $2-3 बिलियन का, वो सारा पब्लिक वर्क्स में था, जिसका बेनिफिट सबको मिला, पॉपुलेशन को, इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ द तालिबान। सो द तालिबान डोंट हैव एनी हेटेड फॉर इंडिया। दे मे नॉट लव इट, दे मे नॉट लव अस, बट दे डोंट हेट अस, एंड दे हेट पाकिस्तान, क्योंकि उनका बहुत पुराना ब्लड फ्यूड है पंजाबियों के साथ। पंजाबियों ने उनकी टेरिटरी ले रखी है, ये बात है। एक और दुबई की कहानी है। हाँ? मैंने वहाँ के बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से बात की जो पाकिस्तानीज थे, तो उनको इंडियंस के बारे में पूछा कि आप इंडियंस के साथ रहते हो, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल भाई जैसे, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पर जब अफगान्स मिलते हैं
वहाँ थोड़ी कोल्ड वाइब होती है, एनिमोसिटी होती है। तो मैंने सोचा यार ये क्या, ये कौन सी बात होगी यार? हाँ मतलब हमने तो पहले से सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बारे में सुना है, पर अपेरेंटली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन भी फॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली। और बताइए सर। तो ये टेंशन की जो जड़ है, जो रूट्स है, इसके जो ओरिजिन्स है, वो कुछ 200 वर्ष पुराने हैं लगभग। तो अर्ली 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बड़ा एम्पायर बना लिया पंजाब में। उन्होंने जो अफ़गानी जो दुरानी थे, जो अफ़गान किंगडम था, जो बहुत सदियों तक नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में अट्रोसिटीज़ कर रहा था, उसका पूरा बदला लिया। तो अफ़गान्स ने कश्मीर पर बहुत अत्याचार किए, पंजाब में अत्याचार किए, और ये पूरा जो रीजन है जो अभी पाकिस्तान है एक्सेट्रा, उसमें बहुत अत्याचार किए लोगों पे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा भरपूर बदला लिया। सबसे पहले उन सबको हराया, उनकी बहुत सारी टेरिटरी अपने एम्पायर में ले ली, और वो बन गया सिख एम्पायर और अफ़गान किंगडम का बॉर्डर, जिसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो सिख एम्पायर में आ गया। उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री फोर्स के थ्रू। फिर महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद 10 वर्ष के अंदर सिख एम्पायर क्रम्बल हो गया, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स थे वो पॉलिटिकली सावी नहीं थे, उनको वो पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए। सो द ब्रिटिश प्रिवेल्ड, और उन्होंने फिर इस पूरे एम्पायर को टेक ओवर किया, पूरे टेरिटरी को। और जो महाराजा रंजीत सिंह का जो बॉर्डर था विथ अफगानिस्तान, वो फिर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया, लेकिन उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था। और 1947 के बाद वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया। तो आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा टेरिटरी है जो एक्चुअली पश्तूनिस्तान है, पश्तून टेरिटरी है, जो आज पाकिस्तान के अंडर है। लेकिन पश्तून जो है दोनों तरफ बॉर्डर के, दे डू नॉट रिकग्नाइज दिस लाइन एज द बॉर्डर, जो इसको आज ड्यूरांड लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो सारा का सारा पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वो अफगानिस्तान में होना चाहिए, नॉट इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन द पश्तून्स, हु आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, एंड द पाकिस्तानीज। पाकिस्तान एसेंशियली इज डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाब, राइट। तो ये एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लड फ्यूड, बहुत पुराना इनका ये दुश्मनी है, और ये आज भी जारी है। तो तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया यूजिंग पश्तून चिल्ड्रन, पश्तून बॉयज़, जो आज सब तालिबान फाइटर्स हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे मोल्ड करने की कोशिश की कि दैट यू आर ए रिलीजियस ग्रुप, यू आर ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 99% तालिबान पश्तून है, और उनका जो आज आइडियोलॉजी है वो पश्तून नेशनलिज्म है। देयर पश्तून एथनिक नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, रिलीजन कम्स सेकंड। रिलीजन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, उनका कंपोनेंट है, बट दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पश्तून नेशनलिस्ट, व्हिच मीन्स दैट दे वांट द टेरिटरी बैक फ्रॉम पाकिस्तान। सर तो इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा तालिबान के बारे में भी पूछना चाहूँगा। जैसे हमने वो एक ऑल आउट एपिसोड किया था अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान, 6 महीने हो चुके हैं आई थिंक सिंस दैट एपिसोड। तो अब क्या हो रहा है? उनकी सिर्फ यही इंटेंशन है कि पाकिस्तान के साथ ये जंग लड़नी है? और तालिबान का प्राइमरी इंटेंशन ये है कि एवरीबडी प्लीज लीव अस अलोन, वी वांट टू गवर्न आवर कंट्री, द इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान। और ये भी चाहेंगे कि दूसरे देश उनको रिकग्नाइज करे एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आज भी बहुत कम कंट्रीज उनको रिकग्नाइज करते हैं। तालिबान आज भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले उनको ये रिकग्निशन चाहिए। दूसरा, उनको अच्छे से उनका देश गवर्न करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन ऑफ व्हाट इज़ अच्छा, मीन्स व्हाट एवर रूल्स दे हैव, ये चाहते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट ओवर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान उसका हल हो इन देयर फेवर। लेकिन तालिबान का कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू द पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गेरिला ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई फुल प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान का जो भी आप बोलो, उनका आर्मी प्रोफेशनल आर्मी तो है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास टैंक्स है, इन्फेंट्री है, न्यूक्स भी है, मिसाइल्स भी है, सब कुछ है, ड्रोन्स भी है आजकल। सो द तालिबान का जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली वो कभी खुली जंग नहीं लड़ेंगे विद पाकिस्तान, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ फाइटिंग। वो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं, गेरिल्ला वॉरफेयर, टेररिज्म, अंदर घुस के मारो, भाग जाओ। तो पाकिस्तान में आजकल ये सब चल रहा है, स्पेशली इन बलूचिस्तान।
तो वो खुल के कभी कुछ नहीं करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, खुल के सामने हंसेंगे, स्माइल करेंगे, वी आर ऑल नाइस और वी आर ऑल ब्रदर्स, ये बातें होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट वे। सो तालिबान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या होप है कि वो पश्तूनिस्तान को वापस इंटीग्रेट करे विद अफगानिस्तान। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि अपना रूल अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करे और अफगानिस्तान को पूरी तरह से मोल्ड करे इन देयर विजन ऑफ व्हाट अफगानिस्तान शुड बी। तो अभी ये चल रहा है। और चाइना के बारे में जो बातें आपने करी, चाइनाज रोल इन पाकिस्तान, पोर्ट ले लिया है, रोड बना रहे हैं, पहले वो सिचुएशन समझा दीजिए, उसके जियोपॉलिटिकल लॉजिस्टिकल इम्प्लिकेशन समझा दीजिए, और फिर ये समझाइए कि लॉन्ग टर्म में चाइना का क्या इम्पैक्ट रहेगा दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे। यस तो एज यू से जैसे आपने कहा, चाइना ने पोर्ट ले लिया है ग्वादर का, एसेंशियली ख़रीद लिया है पाकिस्तान से, रोड बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियली ड्यूअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट गोज़ थ्रू पीओके के थ्रू कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जियोपॉलिटिकल पावर, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, रोड लाइंस, प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स स्पेशली। तो इन सब चीज़ों में चाइना हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर पोर्ट, टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी वाया शिंजांग, जो शिंजांग रीजन है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, वहाँ से थ्रू पीओके। तो उनको अभी एक्सेस मिल गया है एसेंशियली। और जैसे आपने पहले बोला था, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनका जो स्ट्रैटेजी है वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट ले रखे हैं। हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में जो उन्होंने लिया है, और मालदीव्स में वो ट्राई कर रहे थे, ग्वादार लिया है, जिबूती लिया है, म्यांमार में ट्राई कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी ट्राई कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। इंडिया ने भी एक खुद की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई है अभी हाल ही में, बन रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। हम काफ़ी पीछे हैं, बट ये गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, सो वी आर होपफुल दैट इट विल गो वेल। शायद ये गवर्नमेंट का मेन मिशन जियोपॉलिटिकल है। जियोपॉलिटिक्स इज इंटीग्रल टू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, इंटीग्रल, स्पेशली इन द टाइम्स वी लिव इन। ऑफ कोर्स ये सबसे डेंजरस और क्रूशियल डिकेड है। पूरा जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रिएलाइनमेंट हो रहा है एज वी स्पीक इस समय। तो चाइना ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है और काफ़ी सारा उन्होंने किया भी है, और अफगानिस्तान के थ्रू भी वो बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहते हैं। और अफ़गानिस्तान में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि बहुत बड़ा कॉपर का वहाँ पर रिज़र्व है मेस आइनाक में, जहाँ पर बहुत पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अगर उनको कॉपर निकलना है तो सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे जो हमारे गांधारण मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन दैट्स हाउ इट गोज इन जियो पॉलिटिक्स। सो चाइना अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड है फॉर वेरियस रीजंस, लाइक द रिसोर्सेज, द मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ, ऑल्सो एज अ ट्रांजिट रूट फॉर यूरेशिया, फॉर द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म विजन उनका ये है अफगानिस्तान के लिए कि वो स्टेबल रहे फ्रॉम चाइनीज़ परस्पेक्टिव। वहाँ उनको कुछ मारदार नहीं चाहिए, उनको इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए अभी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर वो पूरा ये यूरेशिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इफ़ इट गोज थ्रू अफगानिस्तान दे वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो उनके ये कैलकुलेशंस है। पाकिस्तान सीज अफगानिस्तान एज कैनन फॉडर फॉर अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया, तो इसके लिए उन्होंने तालिबान बनाया, लेकिन अभी तालिबान रोक जा रहा है। इट इज़ गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, इट वांट्स टू रन द कंट्री नाउ। तो ये सब अलग अलग टसल्स चल रहे हैं इस रीजन में इस समय, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, रशिया भी टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है। ये सब चल रहा है। और पता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जब हम वॉर्स की बातें कर रहे हैं तो वॉर्स के चैप्टर के पहले एक कॉजेज़ ऑफ वॉर चैप्टर होता है, अलग अलग कॉजेज़ लिखे जाते हैं, और फाइनली एक इमीडिएट कॉज रहता है, यानी कि वो क्या पॉइंट था जहाँ एक्चुअल वॉर की शुरुआत हो गई। तो दुनिया की आंखें अब चाइना की ओर पॉइंटेड है कि चाइना नेक्स्ट क्या करेंगे, ताइवान को इन्वाइट करेंगे या इंडिया को इन्वाइट करेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ होने वाली है लाइकली। और अगर चलो दोनों सिचुएशंस को ले लेते, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर सिचुएशन ए वर्सेस सिचुएशन बी हुए? अगर चाइना ने भारत के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण किया, इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान भी कुछ उसी समय मिस एडवेंचर करे। इट इज़ पॉसिबल। अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, इवन इफ इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, वी कैन डील विद देम। हमारा कन्वेंशनल पावर बहुत ओवरवेलमिंग है, वी कैन फ्लैटन पाकिस्तान इफ वी वांट टू। We don't want that to happen, but
वी हैव द ऑप्शन टू डू दैट. अब चाइना की जो बात है, इट इज़ द हिमालयन इंडिया टिबेट बॉर्डर विच इज़ नाउ टिबेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना. तो वो पॉसिबली ट्राई करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा करने को, इफ़ दे टू कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया. ऑब्वियसली इंडिया इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड होगा, बहुत वर्षों से प्रिपेयर कर रहा होगा. और चाइना के जो पोजीशंस है टिबेट में बहुत एक्सपोज्ड है. टिबेट में फॉरेस्ट्स नहीं है, बैरन लैंड है, फ्रोजन प्लेटोज है और माउंटेन्स है. लेकिन हमारे कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं कि दे कैन डाइव एट 70 डिग्री एंगल्स. माउंटेन के ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा. सो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, द टूल्स, द प्रिपरेशन टू डील विथ चाइनीज इवेंचुअलिटीज. चाइना अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो 2024 के पहले करेगा, इन द होप ऑफ डिफीटिंग इंडिया और ह्यूमिलेटिंग इंडिया सो दैट दी मोदी गवर्नमेंट डजंट कम टू पावर अगेन. लेकिन अगर चाइना का ये जो आक्रमण सफल नहीं होता है और चाइना ह्यूमिलिएट हो जाता है, इट विल कॉज अ रेवोल्यूशन इन चाइना. हुएवर इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विल बी इमीडिएटली डिपोज्ड. कू हो जाएगा वहाँ पे. द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द चाइनीज पीपल डोंट टॉलरेट फेलियर. वहाँ पर बहुत कट थ्रोट सिस्टम है, डायनास्टिक साइकिल्स. ये एक पुराना उनका ट्रेडिशन है, यू कैन नॉट फेल एज अ लीडर. ये मंगोल से आता है एक्चुअली, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ चिंगिस खान. यू फेल एज अ लीडर, यू डन. तो अगर चाइना ऐसा मिस एडवेंचर करता है और उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये भी उनके कैलकुलेशंस में होगा. मिस्टर शी जिनपिंग इज़ नॉट स्टूपिड. वो इतने रैश काम शायद नहीं करे. मतलब पूरे कैलकुलेशंस करके उनको बैलेंस करना पड़ेगा. इज इट वर्थ वाइल अटैकिंग इंडिया? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? रिस्क एनालिसिस क्या है? व्हाट इज द रिस्क ऑफ मी गेटिंग डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड? अभी गालवान में देखिए क्या हुआ. वो लोग कहते हैं हमारे सिर्फ 3-4 लोग मरे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग मरे उनके सोल्जर्स. सो इंडिया इज़ वेरी कैपेबल. इंडिया कैन डील विथ चाइना ऑल्सो, पाकिस्तान ऑल्सो. और सब इवेंचुअलिटीज़ को वॉर गेम किया होगा हमारी आर्मी ने. अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई, हाँ. और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं. पॉपकॉर्न. इट इज़ इन यूएस बेनिफिट. अगर चाइना हारता है तो भी, और भारत को ह्यूमिलिएशन होता है तो भी. अगर भारत में ह्यूमिलिएशन होता है तो मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट गिर जाएगी 2024 में और एक मोर प्लायबल गवर्नमेंट आएगी विच विल बी ग्रेट फॉर द यूएस. अगर चाइना हारता है ऑन द अदर हैंड तो भी यूएस के लिए अच्छा है. तो यूएस के लिए अगर इंडिया चाइना वॉर होती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. इट इज़ बैड फॉर बोथ साइड्स, फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ. तो यूएस तो बैठ के देखेगा क्या होता है, होने दो. और अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो फिर पूरा सिचुएशन अलग होता है. तो यूएस को फिर इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, विच विल नॉट बी वेरी गुड बिकॉज इट मे स्पार्क वर्ल्ड वॉर. एक बार आप काइनेटिक एक्शन शुरू करते हो तो किस हद तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ के ओशंस पर कंट्रोल आ जाएगा चाइना का. हाँ, द यूएस कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन. और एक बार वॉरफेयर शुरू होता है तो एस्केलेशन कहीं तक भी जा सकता है. इसका लॉजिक समझा सकते हैं कि व्हाई कांट द यूएस अलाउ टू हैपन? लॉजिक क्या है? तो अगर आप मैप देखेंगे, यू कैन पुट द मैप ऑन द स्क्रीन. अगर आप मैप देखेंगे तो ताइवान एक बैरियर जैसा है इन द साउथ चाइना सी. अगर चाइनीज नेवी को ओपन ओशन में जाना है, दे हैव टू क्रॉस द आइलैंड चेन विच इज़ मेड अप ऑफ ताइवान, फिलीपींस भी है और जापानीज आइलैंड्स भी है. और वहाँ पर आप एंटी शिप बैटरीज बिठा सकते हो, मिसाइल्स एंड ऑल दैट विच कैन डेसिमेट द चाइनीज नेवी. तो इट इज़ अ ह्यूज थ्रेट फॉर चाइना. ये आइलैंड्स बहुत डेंजरस है उनके लिए. दे आर लाइक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट. तो अगर ताइवान के ऊपर उनका कब्जा हो गया तो ये दे विल ब्रेक फ्री ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन. दूसरा भी आइलैंड चेन है, माइक्रोनेशिया एंड ऑल दैट, जो बाद में आता है, गुआम, माइक्रोनेशिया, ऑल दोज थिंग्स. तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल उनके लिए ताइवान है. सो इफ़ दे कैन टेक ओवर ताइवान, उनकी नेवी फ्री हो जाती है. दे कैन गो आउट एंड वेंचर इनटू द ओपन ओशंस विदाउट थ्रेट ऑफ अनाइलेशन. और यूएस के लिए ये बहुत बड़ा एसेट है. आप चाइना को कंटेन कर सकते हो ताइवान से. So इसके लिए द चाइनीज आर डेस्परेट टू टेक ताइवान एंड द यूएस विल, इट्स अ रेड लाइन फॉर देम. चाइना को लेने नहीं देंगे. तो दैट इज गोइंग टू बिकम अ फ्लैश पॉइंट. अगर चाइना ने इन्वेजन अटेम्प्ट किया, इट्स गोना बी वॉर इन द इंडो पैसिफिक. इट कुड गो टू एनी एक्सटेंट. आपको लगता है इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकता? पॉसिबिलिटीज कुछ है.
अभी चाइना यही चाहेगा कि वो और मजबूत हो, और पावरफुल हो, इनका इकोनॉमी और बढ़े, पॉसिबली यूएस के इकोनॉमी को सरपास कर दे, विच विल हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम एट द करंट रेट। अगर ऐसा होता है तो यूएस ऑटोमेटिकली सबड्यू हो जाएगा और फाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द आइडियल विक्ट्री इज़ अ विक्ट्री विदाउट फाइटिंग। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, एंटर द ड्रैगन में। सो द बेस्ट विक्ट्री इज़ अ विक्ट्री दैट इज़ अचीव विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ, एनी वायलेंस। वो आइडियल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही है, चाइनीज़ पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है, चाइना इज़ स्लोइंग डाउन एज अ नेशन, वो वाइटलिटी कम हो रही है उनकी धीरे धीरे, एवरी ईयर द वाइटलिटी इज़ लेस। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज़ पॉसिबल कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप पैनिक हो जाए और वो सोचे कि बिफोर वी लूज टू मच लेट्स ग्रैब एवरीथिंग वी कैन। इन दैट केस वो ताइवान पे अटैक कर सकते हैं, मे बी आई डोंट नो दिस डेकेड, मे बी नेक्स्ट 5 years, मे बी नेक्स्ट ईयर, हु नोज, वी डोंट नो। लेकिन इट इज़ पॉसिबल, आई थिंक इट इज़ लाइकली दिस डेकेड, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान चाइना की ओर से लड़ेगा और इंडिया यूएसए की ओर से लड़ेंगे। अगर चाइना ताइवान पर इन्वेजन करता है तो इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। सो अगर ताइवान में एक्शन है देन पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व एज फार एज आई सी इट। हाउ जो पाकिस्तानी लिसनर्स है टीआरएस के, उनको आप क्या कहना चाहोगे सर इस पॉडकास्ट के एंड में? मैं कहूँगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने तरीके से अपना जीवन जिए एज पर वॉट एवर यू अस्पायर फॉर योर सेल्व्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है हमारे सब कॉन्टिनेंट का पिछले 1000 वर्ष से कि कुछ चीज़ें दे आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ हिस्ट्री एंड द पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कि अभी कहानी बाकी है। So let's see. I wish for the best. I wish for peace, and I have nothing against them. But so all the best. एक और हैवी पॉडकास्ट अभिजीत चावड़ा सर के साथ। थैंक यू सर। टीआरएस हिंदी पे से और बहुत सारी बातें करनी है, पर इन दोनों जियोपॉलिटिकल एपिसोड्स के बाद मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर लिसनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। एंड जस्ट दिल से थैंक यू। फिर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो इंडिया को, पाकिस्तान को। चाहे वो एजुकेशन थोड़ी कठोर भी हो सकती है, बट इट इज़ द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ समटाइम्स कैन बी बेटर। Yes. इस तरीके से इस एपिसोड को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू अभिजीत सर। Thank you very much. दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। मुझे पता है कि अभिजीत चावड़ा सर के साथ हर एपिसोड में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ये भी पता है कि ये कॉम्बिनेशन बियर बाइसेप्स टीम की और अभिजीत चावड़ा की एक सुपरस्टार कॉम्बिनेशन है। मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। पहले, आप इस महान इंसान से और क्या जानना चाहेंगे, किन टॉपिक्स पर हमें पॉडकास्ट बनाने चाहिए इनके साथ? और दूसरी चीज़, मैं आपसे गेस्ट रिकमेंडेशंस चाहूँगा। आपके जितने भी गेस्ट रिकमेंडेशंस आते हैं, हम सभी गेस्ट रिकमेंडेशंस को कंसिडर तो करते ही है, एंड एटलीस्ट 90% ऑफ दोज गेस्ट गेट कॉल्ड। तो प्लीज़ हमें इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप और किसको टीआरएस हिंदी पर देखना चाहेंगे। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अभिजीत चावड़ा सर के साथ और बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लिसनिंग। दिस इज टीआरएस हिंदी। जी जनाब। अच्छा, इस पॉडकास्ट का नाम कड़वा सच क्यों रखा गया? पहले वाले एपिसोड में जब मैंने स्टार्ट करा था इस एपिसोड को, तो मैंने बोला कड़वा सच रखने का मतलब मकसद क्या रहा होगा। लेकिन टाइम टू टाइम जब हम देखते रहे, पार्ट 2 भी देख लिया हमने, पार्ट 1 भी देख लिया, तो अब मुझे फाइनली अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इसका नाम कड़वा सच क्यों है। और यकीनन ऐसा ही है कि ट्रूथ हमेशा बिटर होता है, हमेशा ही कड़वा होता है उनका समटाइम्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सच बर्दाश्त करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, हर किसी को बुरा लगता है। इसमें जो भी बातें कही गई हैं उनमें से ऑलमोस्ट बातें ऐसी हैं जिनके अंदर मैं कहूँगी जो हमें पता चला था उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अच्छा, तनाज़ा कश्मीर को लेकर पूरे पाकिस्तान में ये बात कही जाती है कि सिर्फ इंडिया का और पाकिस्तान का एक ही इशू है और वो है कश्मीर का तनाज़ा।
अगर कश्मीर का तनाज़ा नहीं होता तो हमारे मामला कुछ और होते हैं, हमारे मामला बहुत अच्छे होते हैं, जबकि इसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया कि कश्मीर की बात नहीं है। अगर हम सपोज़ भी कर लें या हम फ़र्ज़ कर लें या हम मफरूज़े के तौर पे इस बात को रखें कि इंडिया कश्मीर दे देता पाकिस्तान को, तो लेकिन तब भी मसले मसाइल टेंशन्स होती, तब भी ये होता। अच्छा बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे बात करती हूँ, अच्छा तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स होती ही बेसिकली इंडिया के से हमारे मामला अच्छे नहीं हैं, इंडिया से हमारी वॉर होगी, इंडिया को हम घुसने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो हमेशा मतलब हम तमाम पाकिस्तानियों को तो इसी बात तक महदूद रखा गया है, ये इसी बात को बहला कर फुसला कर सियासत की गई है कि जी इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया ही हमारा बिगेस्ट एनिमी है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि हमेशा 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 मुझे ये लगता था कि कश्मीर में जो भी मसले मसाइल हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, दोनों की तरफ से हुई है। लेकिन अभी मुझे एक बात बड़ी क्लियर हो गई जिसका मुझे जवाब कभी भी नहीं मिला था कि आखिर मसला क्या था, क्यों नहीं चला गया वो इंडिया के साथ, या क्यों नहीं आ गया पूरा स्टेट पाकिस्तान के साथ, ऐसा क्या मामलात रहे। इसको बैठ कर भी तो सुलझाया जा सकता था, सॉल्व किया जा सकता था, इस पर बात की जा सकती थी। तो अभी मुझे पता चला कि जब यूएनओ में ये मसला गया था तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहले अपने ट्रूप्स पाकिस्तान को कहा था हटाओ, और उसके बाद हम कश्मीर की जो आवाम है वो क्या चाहती है उनसे वो पूछेंगे। अगर मेजॉरिटी कहती है कि हमें इंडिया के साथ जाना है तो हम इंडिया के साथ उनका इल्हाक कर देंगे, अगर मेजॉरिटी ये कहती है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाएगा। तो ये मसला तो उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जब पहला कदम उठाया जाता तो दूसरे कदम की तरफ हम बढ़ते। जब ट्रूप्स को हटाया ही नहीं गया, जो कब्ज़ा लिया गया था या जहाँ तक पहुँच गई थी हमारी आर्मी, तो फिर दूसरा स्टेप तो उठाने का जवाज़ ही नहीं पैदा होता था। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जो आर्मी हटाने की बात थी तो मैं थोड़ा सा ये और ब्रीफ होती ये बात जो मेरी समझ में नहीं आई है कि जब मसला हुआ था 1948 में कश्मीर का, पाकिस्तान आर्मी चली गई थी या मुजाहिदीन चले गए थे, ये तालिबान चले गए थे, जो भी था, तो क्या जब यूएनओ में ये मसला गया तो उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान वाले अपनी आर्मी को पीछे हटाएं। तो क्या यही चीज़ इंडिया के साथ भी थी कि इंडिया वाले भी अपनी आर्मी को पीछे हटाएं और यूएनओ की एक आर्मी आए वहाँ पे, फिर वो रेफरेंडम कराए? ये थोड़ा सा मतलब है कि बात क्लियर भी नहीं है कि आधे कश्मीर पर इंडिया वाले थे उस वक्त, आधे कश्मीर में पाकिस्तानी थे और यूएनओ में मसला चला गया। आज तक वही आधा कश्मीर है। सही है जी। तो उस टाइम पे जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएनओ में कि पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे कर दे, तो क्या यही चीज़ इंडिया में भी, इंडिया वाले की कश्मीर में भी थी कि पूरा कश्मीर पहले खाली तो करो फिर हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे? ठीक है, ये एक बात अधूरी रह गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई वीडियोज़ में ये कहा भी है कि शायद कश्मीर का मसला कभी भी हल नहीं किया जाएगा, जानबूझकर भी। वो इन्होंने साफ क्लियर कहा ना कि एक स्टोरी होनी चाहिए सियासत करने के लिए, ठीक है, एक स्टोरी होनी चाहिए अपने आवाम को दिखाने के लिए। और फिर जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो आर्मी है उसे भी कुछ ना कुछ तो मतलब है कि एक अपनी अहमियत भी तो रखनी है ना, कि यार जब आपकी अहमियत कम हो जाएगी इलाके में, मोहल्ले में, तो फिर आप किसी काम के ही नहीं रहोगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अक्सर ये बात का जिक्र भी किया है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो कश्मीर का मसला है ये कभी हल होने की तरफ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियन चाहते तो ये कब से हल हो चुका होता। अच्छा, एक चीज़ है, नेहरू जी से आते हैं। नेहरू जी के बारे में उन्होंने बताया कि USA की उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की थी, नहीं हम तो वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त अभी भी शायद अजीब सा लग रहा है कि इतनी बड़ी ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दी। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर 6 कंट्री हैं, उसका मेंबर बनाया जा रहा था। रशिया भी कह रहा था, यूएनओ भी कह रहा था, क्योंकि उस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा देश था। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आते इस तरफ, आप पहले चाइना को देख लें। हिंदी चीनी भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा नारा लगता था, तो पहले आप चाइना को देख लें, हम नहीं आते अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर वो यूएनओ का मेंबर बन जाता तो शायद वो USA के कंट्रोल में रहता आज तक। मतलब कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उस वक्त तो बड़ी लॉस लग रही होती हैं कि उन्होंने बहुत दूर की सोची कि यार अमेरिका की जो नीयत है, अमेरिका की जो सोच है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचे, क्योंकि ये लोग जो हमारे आज़ादी के हीरोज़ थे ये ज़्यादातर बाहर कंट्रीज़ में भी जाते थे, अंग्रेज़ों से भी गपशप करते थे, फिर अंग्रेज़ों के मुलाजिमीन से भी इनकी गपशप होती थी, तो इन्हें अंदर की बातें पता चल जाती होंगी कि यूरोप वेस्टर्न क्या सोच रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा कि वो बड़े मतलब बड़ा बैलेंस लेकर चले हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया 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 नहीं करा उन्होंने, या सिर्फ पाकिस्तान 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 नहीं करा उन्होंने जो हक लगती बात होती है ना, जो सच था, जो सत्य था, उसके ऊपर मबनी बातें करी, उसके ऊपर मबनी अपने ख़यालात या अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो भी नॉलेज थी वो दी। उन्होंने ये भी कहा बहुत, मैं हमेशा यही सोचती थी कि तालिबान के हवाले से हम देखते हैं कि सुसाइड अटैक्स करते हैं, छुप छुप के घुस जाते हैं किसी भी की भी मतलब मुल्क में, स्टेट में, और उसके बाद मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, तो सामने से क्यों नहीं लड़ते? तो मुझे मेरे सवाल का आज जवाब मिल गया कि वो सामने से इसलिए नहीं लड़ते कि उन एक प्रोफेशनली, एक ऑफिशियली उनकी एक कोई आर्मी है नहीं, जिसको ना ही माना जाता है। अब अगर वो पाकिस्तान से भी सामने से लड़ते हैं तो वो कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने कहा सब कुछ सही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशन है, ऑफिशियल है, वेपन्स हैं इनके पास, मिसाइल्स हैं इनके पास, फाइटर्स हैं इनके पास, तो जो बात है जो भी है ऑफिशियली है, तो सामने से नहीं आ सकते। अच्छा, अफ़गानिस्तान का जो एक बॉर्डर है, या जिसको कहते हैं कि वो हमारी वेस्ट अफ़गानिस्तान को कहते हैं, वेस्ट ताइवान अफ़गानिस्तान, वेस्ट अफ़गानिस्तान था ना आई थिंक, जो पंजाब के साथ लगता है, मतलब अफ़गानिस्तान का हिस्सा जो इलाका गैर, फाटा के इलाके, बहुत सारे इलाका ऐसा है जो तो वो कब्ज़े में चला गया है। किसके? वेस्ट अफ़गानिस्तान की बात हुई थी। अफ़गानिस्तान कहता है, तालिबान कहते हैं कि बहुत सारा पश्तून इलाका जो है, जो आज पाकिस्तान के अंडर में है, वो हमारा है, ठीक है। तो फिर वो जो तालिबान को वेपन्स दिए जा रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं, जो सामने से वार नहीं करते, छुप छुप के वार करते, तो उनको वेपन्स कौन दे रहा है? तो यही वाली बात है ना कि उन्होंने क्लियर कहा ना कि ये चीज़ सोचने की है कि इन्हें वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान का वेस्ट एरिया, मैं गलत बोल रही थी और आप भी नहीं समझ पा रहे थे, बलूचिस्तान का जो वेस्ट बलूचिस्तान है वो गया है अफ़गानिस्तान के हिस्से में, जबकि वो है बलूचिस्तान का हिस्सा। तो बलूचों को जो BLA की इन्होंने बात करी कि लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान की, तो उनको जो वेपन्स देते हैं या उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो वो अफ़गानिस्तान अभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम पावरफुल बन रहे हैं। देखिए, इसको इस तरह समझें आप कि अफ़गानिस्तान, तालिबान को तो ये वाला हिस्सा चाहिए जो कि खैबर बलूचिस्तान, नहीं ये वाला जो पश्तून इलाके का, पख्तून इलाकों का एरिया है, वो चाहिए उनको, ठीक है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा भी कहलाता है, ये चाहते हैं ये। लेकिन उस तरफ से बलूचिस्तान वाले भी नाराज़ हैं कुछ, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। तो जब वो वाली आपकी बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना, तो आप भी पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो और आप भी अपना हिस्सा चाहते हो, हम भी अपना हिस्सा चाहते हैं, ठीक है जी। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम प्रोवाइड करेंगे, सही है जी। और तालिबान के पास अमेरिका यहाँ रह चुका है, रशिया यहाँ रह चुका है, तो अफ़गानिस्तान में असले की कोई कमी नहीं है। रशिया जब यहाँ से गया था तो सारी चीज़ें अपनी छोड़ के चला गया था, बहुत सारे कहते हैं कि आज तक का वो असला यूज़ हो रहा है, तो पीछे से इस तरह से प्रोवाइड हो सकता है। अच्छा, इन्होंने ये भी मेंशन किया 100% होकर, बिल्कुल श्योर होकर, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, समझे, एक तरीके से वो उसको भी ज़बरदस्ती समझते हैं कि वो घुसे हुए, और जो चाइनीज़ कॉलोनीज़ बन रही है वो भी ज़बरदस्ती है, हाँ बलूचिस्तान में वो भी ज़बरदस्ती है, और वो उसके ख़िलाफ़ ही है। बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये है कि एक देश है पाकिस्तान, जिस देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, सही, जहाँ पर शहरों में वसाइल, मतलब लोगों के वसाइल नहीं है लोगों के पास, सही, तो वहाँ पर अब पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलतें नहीं दे पाए। लोग अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनके आसपास के लोग ही बेच देते हैं। यानी कि एक होता है थोड़ा सा सपोर्ट, किसका, जो आपके ऊपर रूल करता है, सही। आप मिसाल के तौर पर कि बलूचिस्तान के एक छोटे से शहर में रहते हो, छोटे से गांव में रहते हो, वहाँ पर आप एक साबुन लेते हो, वो साबुन असल में है 50 रुपये का, ठीक है जी, लेकिन वो साबुन आपको मिलता है 65 रुपये का, सही है जी। वो 15 रुपये आपके गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। गवर्नमेंट बलूचिस्तान के इलाके में आके, वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो आके आपसे 1-1 रुपये 2 रुपये टैक्स नहीं लेते। आपने कितने चीनी लिए, चलो भाई अपने टैक्स, दुकानदार के बराबर में नहीं खड़ा होता, कौन, गवर्नमेंट के लोग। ये 5 किलो चीनी ले जा रहा है,
50 रुपये हमें एक्स्ट्रा दो। मुझे दे दो, सही। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया होता है गवर्नमेंट ने, रेट्स तो उसमें एक सर्कुलर चलता है। सही है जी। तो एक बलूचिस्तान के गांव देहात में रहता हुआ है, किसी भी इलाके में, पंजाब देख लो कहीं भी, वो हर चीज़ खरीद रहा है तो थोड़ा बहुत हुकूमत को दे रहा है। अब थोड़ा थोड़ा दे रहा है, लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं हुकूमत के पास टैक्स की शक्ल में, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। उसके बदले में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन आप ये बताएं कि टैक्स तो इनडायरेक्ट जा रहा है बगैर किसी बंदे की मौजूदगी के। सही है जी। सहूलतें कहाँ से आ रही हैं? नहीं आ रही। बेसिकली पानी जो एक बेसिक नीड्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, खाना, पानी या शेल्टर, इसकी तो जिम्मेदारी कम से कम गवर्नमेंट की होती ही होती है। अब अल्लाह ना करे कोई नागहानी आफत आ जाती है, ऐसे इलाकों में जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो इसमें हुकूमत उनकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो सपोर्ट करना होता है। अच्छा। एक इलाका आपका कमाता है, एक इलाका आपका नहीं कमाता, फ़र्ज करते हैं, फिर भी आपको पूरे कंट्री को देखना होता है और यकसा लेकर चलना है, बराबरी के साथ। तो वो जो नफ़रतें हैं या वो जो एक अपने आप को अलग थलग करने वाली बातें हैं, आला व अरफा बनने वाली बातें, तो वो जो बलूचिस्तान वाला मामला, अलग सोचने वाली बात या अपने आप को अलग करने का सोचने की बात, वो यहाँ से जन्म लेती है कि यार हम दे तो रहे हैं, अच्छा फिर और आपके घर के अंदर से आके आपकी चीज़ें मिनरल्स लेके जा रहे हो, फिर आपको इतनी सहूलतें ना मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं दिलों में नफ़रत थोड़ी सी पैदा होती है, फिर दुश्मन मज़ीद नफ़रतें पैदा कर अच्छा, एक और बात है, मेरी कोई चीज़ मेरा भाई छीन कर ले जाए ना, मुझे गुस्सा आएगा, मैं उससे नाराज़, लेकिन चलो भाई ले गया ना, कोई मसला नहीं। कोई गैर आके मेरी कोई चीज़ लेकर जाएगा और मैं वैसे ही बहुत फ्यूरियस हूँ और मैं वैसे ही बहुत नाराज़ हूँ अपने घर वालों से भी, और कोई पड़ोसी आके मेरी चीज़ें ले जाएगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये, मैं इस तरफ आना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 1980s में पाकिस्तान के हालात बहुत आला, बहुत अच्छे थे, और मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा था, हम फल रहे फूल रहे थे। तो फिर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नवाज़ शरीफ का आना हमारे लिए हमारी कमबख्ती थी? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, यही तो मसला है कि उस टाइम पे जब हम फल और फूल रहे थे, वो लॉन्ग टर्म नहीं था। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं फल फूल रहे थे, हम अपने बलबूते पे नहीं फल फूल रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि उनके फल फूल तो रहे थे, हाँ, स्ट्रक्चर्स हमसे बहुत बेटर थे। कहाँ से आया था वो? सही, वो कहाँ से आ रहा था? यूएसए। वही तो चीज़ है कि अगर आपको लोग आपको बाहर वाला सपोर्ट कर रहा है, आपको डोनेशन दे रहा है, आपको इमदाद दे रहा है, तो क्यों? क्योंकि आप उनके इशारे पे चल रहे हैं, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बेहतर हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पर आपका वो अमीर दोस्त है, कल को आपका दुश्मन हो जाए, फिर आप कहाँ हो? आज आपके हालात बेहतर हैं, आप कमाने का सोच ही नहीं रहे, आप अपने मुल्क के आवाम की तरक्की का नहीं सोच रहे। तालीम उस वक्त 70 की दहाई में बेहतरीन तालीम पे फोकस हो जाता, आज की जनरेशन बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से मजबूत होती। उस दौर में कारखाने, फैक्ट्रियाँ लग जाती, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जिस तरीके से चाइना को देखा जा रहा था, चाइना वाले इनको बता देते, ये बाहर कंट्रीज़ में जाके उनकी चीज़ 10-10 लोगों के डेलीगेशन भेजे जाते। सही। अगर आपके पास पैसा था ना, तो आपको कुछ नहीं आता, यहाँ से 50-50 लोगों की टीमें भेजी जाती, जो कि एक एजुकेशन इदारों में हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, फिर वहाँ से वापसी आके यहाँ पे 50,000 लोगों को सिखाते। आज 30 साल 40 साल बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। वो फर्जी वो था, मुझे लगता है एक आर्जी खुशहाली थी जिसने बाद में हमें तकलीफ दी। अच्छा, उस आर्जी खुशहाली से भी फ़ायदा उठाया जा सकता था, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करके उसका इन्वेस्टमेंट जो हम आ रहा था, भले बाहर से आ रहा था, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि यूएसए ही फाइनेंस कर रहा था, यूएसए हमें दे रहा था किसी भी शक्ल में, तो हमें चाहिए था कि हम इन्वेस्टमेंट के काम करते, प्रोजेक्ट्स करते, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाते अपना, तो आज शायद ये हालात, ये कंडीशन नहीं होती जिस तरीके से हम अभी गिरफ्तार हैं इतने बुरे हालात में। दूसरा ये, मैं एक जगह तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई जब अभिजीत चावड़ा ने कहा कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी हमसे। बड़ी बात। अभी हमारे पाकिस्तान में, आप यकीन करें ना करें, इंग्लिश के मामले में मिसाल दी जाती है इंडियंस की, कि इंडियंस की जैसी इंग्लिश है या इंडियंस जैसे इंग्लिश बोलते हैं। हम अंग्रेज़ों तक की मिसाल नहीं देते इंग्लिश के मामले में, तो वैसे तो कोई बोल ही नहीं सकता, मतलब बड़ी ही फ्लुएंटली बोलते हैं, बिल्कुल उनका एक्सेंट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे हैरत हो गई कि उस वक्त हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा था, और वही कह रहे हैं कि उस वक्त इंडिया में क्या चल रहा था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया बहुत पस्ती में था, उस वक्त इंडिया बिल्कुल राइज नहीं हो रहा था, बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही थी इंडिया में, बल्कि इंडिया में स्टेबिलिटी भी नहीं थी। अगर कोई पीएम आता था तो 4 महीने में, 3 महीने में, कुछ दिनों ही रहता था और फिर चला जाता था। बिल्कुल। अच्छा, मेन चीज़ थी बीजेपी का आना। मुझे ऐसा लग रहा है जब से इंडिया में बीजेपी आई तो इनके हालात बेहतर हुए। हमारे यहाँ मुस्तकिल कोई गवर्नमेंट नहीं रही, अक्सर माशाल्लाह रहा,
तरक्याती के मंसूबे नहीं हुए, मुस्तकिल नहीं सोचा गया, जो भी आया उसने अपने पेट भरे, अपनी तिजोरियां भरी, मुल्क से बाहर चला गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, ये चलता रहा। कभी भी किसी ने 10 साल 20 साल मंसूबे नहीं सोचे। तो मैं ये कहूँगा, वीडियो की बहुत तारीफ़ करूँगा कि बहुत ही डिटेल से और कम वक्त में। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हर बात के अंदर मज़ीद डिटेल होती थी, लेकिन वो उस पर जा नहीं रहे थे, वरना तो कई बार तो हंस के वो टाल गए कि जी ये एक अलग है मुद्दा, जैसे ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ। अच्छा, अमेरिका का ये मामला हुआ कि अमेरिका को जब तक जिससे काम लेना होता था वो तब तक लेता था, जब उसने नहीं लेना एंड कर देता था। अच्छा, ज़्यादातर एक दूसरे की दुश्मनियाँ रहीं, उसने उसको हटा दिया, उसने उसको हटा दिया, मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को हटा दिया, नवाज़ शरीफ ने इसको हटा दिया, बेनज़ीर का तख्ता उलट गया इससे। ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि या तो कोई भी शख्स जो अमेरिका बहादुर की नहीं सुनता था उसे हटाया जा सकता है। ये तो अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हो गया, तो आवाम में थोड़ी अवेयरनेस हो गई। तो इमरान खान ने जो बात की वो दुनिया तक पहुंची कि यार ये अमेरिका की वजह से हुआ। और आप मुझे बता भी नहीं थी उस दिन कि बाकायदा ऐसी भी वीडियोज़ आ गई हैं और शवाहिद भी दे दिए गए हैं कुछ इंडियन व्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने, कि बाकायदा ये अमेरिका ही के कहने पे हुआ है। और हमने मैं कहता हूँ, मैं ज़िंदगी पर नहीं भूलूँगा अटल बिहारी वाजपेयी की वो पोएम, जिनमें उन्होंने साफ कहा था कि आपने अमेरिका के साथ रहना है, अमेरिका की सुननी है और अमेरिका की ग़ुलामी में रहना है, तो आप इसे अपनी आज़ादी मत समझो। अच्छा, मैं अपनी जो मैंने सीखा और जो चीज़ मुझे अभी तक नहीं पता थी, जो मुझे पता चली है इससे बिल्कुल नहीं, वो ये चीज़ है। एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी थी और फिर सब समझ में आ चुका है। कुछ ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल क्लियर है मुझे सब कुछ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में आवाम को इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, आवाम की कभी नहीं सुनी गई। आवाम क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, कौम क्या चाहती है, नेशन क्या चाहती है। और इसी वजह से शायद हमारे कंट्री की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रही, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। जिसके दिल में जो आया उसने अपनी मनमानी करी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि दूसरे कंट्रीज़ में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से चाइना के हवाले से अभिजीत चावड़ा सर ने कहा कि वहाँ की आवाम जो है वो फेलियर को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। उनके अगर मिनिस्टर फेलियर हो जाए तो उनको पहली फुर्सत में चेंज करवा देंगे, पहली फुर्सत में हटा देंगे। दे डोंट या दे कांट टॉलरेट फेलियर्स। तो यानी आवाम का या उनकी कौम का इतना लेना देना है, इतना एक रद्द अमल है या उनका एक इतना इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट को लेकर। क्या हम कभी चाह कर भी, क्योंकि हमें नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं पसंद है, शहबाज शरीफ बिल्कुल नहीं पसंद है, हत्ता के एक ऐसा मिनिस्टर जिसे जिला वतन कर दिया गया था, जिसे अलाउ ही नहीं था कि वो पाकिस्तान आ सके, वो पाकिस्तान दोबारा आए। मैं हैरान होती हूँ क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कानून है। मैं वाकई हैरान हूँ कि एक ऐसा मिनिस्टर जिसको इस हद तक पकड़ लिया गया था, करप्शन में मुलविस है, डूबा हुआ है, बहुत करप्शन किए, उसको जिला वतन कर दिया गया और फिर वो दोबारा आया और फिर से दोबारा उसने अपनी दुकान चमकाई और किस तरीके से वो दोबारा से सत्ता में आ गया, पावर में आ गया। अब उनके भाई बैठे हैं। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहा, हमारी कहाँ चली, हमारी मर्ज़ी कहाँ थी? तो उस वजह से आज तक नुकसान हो रहा है। आज तक नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि एक मरतबा गलती हुई, 2 मरतबा गलती हुई, आपके पिछले वालों ने क्या क्या गलती की, आने वाले सुधारें, आने वाले तब्दीली का सोचें, आने वाले अपने मुल्क को बेहतर बनाने का सोचें। अच्छा, वही डगर चलता रहा। अच्छा, इस तरह से अच्छा एक और चीज़ भी है कि आने वाला अगर तब्दीली चाह भी रहा है, अगर आने वाला बेहतरी चाह भी रहा है, जब चाह रहा है जब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है यूएसए का, इतना स्ट्रॉन्ग है यूएसए का, इतना ज़्यादा कि अगर कोई शख्स बेहतरी चाह भी रहा है तो जब उसकी मर्ज़ी उसको हटा सकता है। मैं आपको बताऊँ एक सेंटेंस में नाम के आज़ाद हैं हम, सिर्फ नाम के। वही वाली बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा है कि आप आज़ाद नहीं हो अगर जब तक अमेरिका की ग़ुलामी में रहोगे आप। अच्छा, वीडियो में ये भी बताया, अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से बताया कि पहले जब उनका पहला दौरे हुकूमत था उसमें वो काम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत शॉर्ट था। उसके बाद जब वो दोबारा आए तो उन्होंने बहुत काम किया। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अच्छा, इस वक्त हर जगह एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें, बहुत ही ख़तरनाक बातें हो रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके। बहुत ज़्यादा टेंशनों में, मतलब आवाम भी अभी, मतलब एक शॉप से मैं कोई चीज़ ले रहा था तो एक शख्स जो मटेरियल लेके आते हैं ना, चीज़ें, बिस्किट, चाय, ये वो शॉप्स पे सेलमैन्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं उनकी, तो वो कह रहा है इसके इतने बढ़ गए। बोला आप फ़िक्र नहीं करो, मज़ीद इशारा मिल चुका हमें, मज़ीद बढ़ेंगे।
सप्लायर कह रहा है शॉपकीपर को कि आप इस पे चिल्लाओ मत, मज़ीद आगे का भी इशारा मिल चुका है, बढ़ने वाले हैं। और दूसरा कह रहा है कि अभी तो चीखें निकलने वाली हैं। ये सेल्समैन है, क्योंकि वो कंपनीज़ में बैठे होते हैं तो कंपनी के मालिकान को एक चीज़ आ जाती है तो वहाँ से वहाँ डिलीवर होती है सप्लायर तक, तो वो बता रहे हैं कि अभी चीखें निकलने वाली। तो इस तरह से हर गली कूचे में, चाय के होटल पे बहुत ही ज़्यादा बुरी बातें, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बातें, बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाली बातें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। बहुत पैनिक फैल रहा है। गुरबत गरीब शख्स जो है या आपको पता है दूसरे तीसरे दिन गला काट के ख़ुद को लटका रहे हैं फैमिलियाँ, हर दूसरे तीसरे दिन का। वही सप्लायर जो है वही बता रहे थे कि इस तरह से एक वाक़या हो गया, अपने बच्चों को भी और ख़ुद को भी और लटक। और एक पूरी फैमिली का मैंने सुना अभी थोड़े दिनों पहले कि समंदर में जाके, मतलब वो जो उनकी मदर थी वो सारे बच्चों को ले जाकर समंदर में बैठ गई, डूब गई। मतलब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, कोई सहारा ही नहीं था, हस्बैंड भी नहीं था। अच्छा, मैं आपको बस इस बात पे इख्तिताम कर दूंगी। मैं बस एक आखिरी बात बोलना चाहूँगी। हमारी अभी जो हमारा एक दौर चल रहा है ना, इस दौर के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, जिसके पास लैपटॉप है वो लकी नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके पास LED है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास AC है, जिसके पास जनरेटर है, वो लकी नहीं है। इस दौर में जो 2 टाइम का खाना खा रहा है ना, वो लकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्वाइव कर रहा है वो लकी है। सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है। मामलात बेहतर हों, बहुत लॉन्ग टर्म 75 साल की हमारी गलतियां हैं। आज वो गलतियां, जब तक सर्वाइव कर सकता था पाकिस्तान, सर्वाइव कर रहा था, इधर उधर से लेके, खुद से कोई मेहनत नहीं की, खुद से कोई अपने काम नहीं किए, आज वो भुगतना पड़ रहा है। आने वाला वक्त अभी भी अगर कोई पॉलिसियाँ बने तो कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत वक्त से ज़्यादा गुजर चुका है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, देखते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने शुरू से डिटेल से बताया, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला, बहुत कुछ नई मालूमात मिली। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।